जश्न है, खुशी का माहौल है, आतिशबाजी है। किसानों के लिए आज का दिन दिवाली से कम नहीं। वजह है कई महीनों की तपस्या के बाद मिला वो फल जिसका अन्नदाता को इंतजार था। खुद देश के प्रधान ने राष्ट्र के नाम संबोधन में माफी मांगकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। माफी, कानूनों की वापसी और एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक, और एक ही झटके में विपक्ष निहत्था। साल 1.5 साल से सरकार को घेरने के लिए बनी और बनाई जा रही विपक्ष की रणनीतियों, चक्रव्यूह को जैसे तहस नहस कर दिया गया। सियासत के मंझे खिलाड़ी पीएम मोदी ने ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं के किसानों के हित की बात को फिर दोहराया है। प्रधानमंत्री जी ने जो वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका बयान, उसमें हम कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए और इसलिए उन्होंने क्षमा मांगते हुए और कृषि कानून वापस लिए हैं, ताकि हमारा एक भी किसान भाई असंतुष्ट ना रहे। और सरकार किसानों के हित में लगातार प्रयास करती रही, आगे भी करती रहेगी। आज प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है, यह उनके बड़प्पन और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। भाजपा किसानों के हित की बात कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को हम समझा नहीं सके, लेकिन कृषि कानून वापसी ने विपक्षी दलों की सियासी चिंगारी को जैसे हवा दे दी। बयान हो या ट्वीट, बाढ़ सी आ गई। चारों ओर से एक ही सुर सुनाई दिया और इसे किसानों की जीत बताया। मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं और उन्होंने माफी मांगी है, तो उसके लिए उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारी प्रमुख 2 ही मांगे थी, एक 3 कानून को रिपील करना, रद्द करना, दूसरी एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाना। तो अभी केवल एक मांग की सरकार ने घोषणा की है और दूसरी मांग के लिए कमेटी बनाने की बात की है कि जब तक एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनेगा और तीनों कानून रिपील नहीं होंगे, रद्द नहीं होंगे, तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। आज फिर से लोकतंत्र की विजय हुई, किसान आंदोलन की विजय हुई। उन बहादुर किसानों को मैं बधाई देता हूं जो आज 1 साल से धरने पर बैठे हुए। उन शहीदों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं जो इस कानून के विरोध में संघर्ष करते हुए जिन्होंने अपनी जान खो दी। देश के किसानों ने एक बार फिर से जता दिया कि उनसे बिना पूछे तलाशे कोई भी अगर आप कानून लाएंगे तो किसान अपना हित समझता है, आप उन्हें मूर्ख नहीं बना सकते। आने वाले जो 5 राज्य हैं, जहां 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं जनता का विरोध, किसानों का विरोध को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय और फैसले जो है सरकार को लेना पड़ेगा। आगामी चुनावों से पहले मोदी सरकार के इस अहम फैसले ने राजनीति के रुख को मोड़ने का काम जरूर किया है। बीते दिनों हुए चुनावों पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में आंदोलनकारी किसान संगठनों ने खुलकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था। कृषि कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में दिखा। बहरहाल आगामी 5 राज्यों के चुनावों से पहले चुनावी चौसर पर चली गई ये चाल अपना क्या असर दिखाएगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, आई इंडिया एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। दुरुस्त आए सरकार, जी हां, ये कहना ठीक होगा क्योंकि लगातार किसान आंदोलन को देखने के बाद, किसानों की परेशानियों को समझने के बाद मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है। खुद प्रधानमंत्री ने देश के किसानों से माफी मांगी है और उनका कहना रहा कि कुछ किसानों को समझा नहीं सके, जबकि कृषि कानूनों के कई फायदे की बात वो आज भी दोहराते हुए नजर आए हैं। लेकिन क्या ये बात यहीं तक रुक जाएगी या फिर इस पर आने वाले वक्त में सियासत और गरमाएगी? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या मोदी सरकार का फैसला बनेगा 2022 के चुनाव का गेम चेंजर? क्या मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने किया विपक्ष को निहत्था? क्या कृषि कानून से जुड़े फैसले को अपने पक्ष में भुना पाएगा विपक्ष? कैसी होगी कृषि कानून वापसी के बाद किसानों की राह? जी हां, किसानों के हित के लिए बातें की जाती हैं, उनके हित के लिए कानून लाए गए, लेकिन आखिरकार विरोध के बाद उन कानूनों को वापस लेना पड़ा है। लेकिन क्या यह सिर्फ सियासी मसला है या किसानों के हित की बात भी आगे सोची जाएगी, समझी जाएगी? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि मांग की जा रही थी, इसलिए ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन क्या ये इतनी सीधी बात है या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासत का हाथ है? इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, वेद प्रताप वैदिक जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अरविंद जी जुड़ रहे हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। और शंकर लाल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आप पूर्व विधायक है, बहुत स्वागत है। वापसी हो गई है कृषि कानूनों की, और अगर देखा जाए तो इसे लेकर हर कोई जो है वो फायदा लेने की बात भी करता हुआ नजर आ रहा है, क्रेडिट लेने की बात भी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सीधे सीधे अगर देखा जाए तो चुनावों से जुड़ते हुए इसके तार नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये कहना ठीक होगा शंकर लाल जी कि ये डैमेज कंट्रोल की एक कवायद है, क्योंकि टाइमिंग जो है वो बहुत कुछ कह रही है? नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि लोकतंत्र में तरह तरह के विचार होते हैं, जिनका चश्मा है वो यही सोचें। और विशेष करके कांग्रेस के लोग तो फूले नहीं समा रहे हैं, पर वास्तविकता यह है कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने बड़प्पन दिखा करके और लोकतंत्र में असहमति अगर है तो उस असहमति की भी कद्र होनी चाहिए। और इस असहमति का कद्र ये इस ढंग से कि 12 बार कम से कम सरकार के साथ किसान नेता बैठे, संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि बैठे, कृषि मंत्री के साथ बैठे, अन्य मंत्रियों के पैनल के साथ बैठे, अमित शाह जी से भी भेंट करी, पर उस सबके बावजूद नतीजा नहीं निकला। और जब नतीजा नहीं निकल पाया, कुछ लोग इरिटेट रहे, कुछ लोग रिजिट रहे, और देश की वो पार्टियां जिन्होंने देश का शोषण किया 50-60 साल तक, वो उनको हवा देने में लग गए। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, किसान को जब अपना भगवान मानते हैं हमारी पार्टी के लोग, तो उनके साथ उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दीपक के प्रकाश की तरह और कृषि कानून किसानों के हित में थे, पर उसके बावजूद हम अपना फेलियर्स मान रहे हैं कि हम उन्हें समझा नहीं पाए। और कुछ लोग उनको जो है, अब एमएसपी की बात, एमएसपी ऑलरेडी चालू है, कभी सरकार ने उसे मना नहीं किया। हर वर्ष जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से एमएसपी की दर बढ़ाई गई है, हर जिन्स में बढ़ाई गई। पहले 2-4 चीजों में एमएसपी थी, आज 90 चीजों पर एमएसपी है। और इसलिए मैं सोचता हूँ ये किसी की अगर ऐसा है तो सर फिर एमएसपी को और कारगर बनाने की बात है और प्रभावी बनाने की बात है, कमेटी के गठन की बात कही गई है, फिर इस पर क्यों फिर इस तरीके का फैसला लिया गया? नहीं, एमएसपी ये लोग प्रचार कर रहे थे आंदोलनकारी बंधु कि एमएसपी बंद हो जाएगी, पर एमएसपी बंद हुई नहीं। बार बार सरकार कहती रही, कृषि मंत्री कहते रहे कि भैया एमएसपी चालू है। और हमने इन आंदोलन के समय, चाहे धान का समय आया हो, चाहे गेहूं का समय आया हो, अन्य जिन्सों का भी, जो जिनसे एमएसपी में शामिल नहीं थी, उन जिन्सों को भी हमने इसमें शामिल किया। पर कुछ आंदोलन जीवी थे और उन आंदोलन जीवियों को, जो किसान भी नहीं थे, पर उनको इधर उधर से तमाम फीडिंग हो रही थी। आप अब भी यही कह रहे हैं तिवारी जी कि जो वहां बैठे हुए थे वो आंदोलन जीवी हैं, किसान नहीं है? नहीं, मैं नेताओं को कह रहा हूँ, उसमें किसान आए, किसान जब कोई बात होगी तो निश्चित
है उस तमाशे में तरह तरह के लोग शामिल होंगे। ठीक है। इसमें किसान आए और किसान आए इसलिए सरकार ने बात करनी शुरू की। उन किसानों ने कहा है बार बार कि भैया हमको कांग्रेस से या किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, ये आंदोलन सिर्फ किसानों का है। ठीक है। पर मान न मान मैं तेरा मेहमान। आज कांग्रेस के लोग इतना गदगदायमान है कि जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में क्या हैसियत है, अपन कह रहे हैं कि चुनाव की दृष्टि से, अरे भैया चुनाव की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहाँ है? पंजाब में कांग्रेस कहाँ है? जूते में दाल बट रही है। अमरिंदर सिंह जैसे नेता उस सिद्धू जैसे जोकर के चक्कर में कांग्रेस से बाहर हो गए। वैदिक जी बैठे, आज मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, हम लोगों के आदर्श है। पर मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस बहुत गदगदायमान है, यूपी में क्या स्थिति है? ठीक है, क्या चलिए वैदिक सर से समझ लेते हैं कि कांग्रेस को खुश होने की जरूरत है या फिर बीजेपी ने डैमेज को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि 2022 के चुनाव में कमल खिलाना जरूरी है 2024 को देखते हुए। वैदिक सर, क्या लगता है आपको ये आज का जो फैसला है, ये आने वाले, अगर हम चुनावों के परिणामों की बात करें या चुनावों के संघर्षों की बात करें, कांग्रेस और बीजेपी की बात करें, क्या लग रहा है आपको ये आज का फैसला किसानों के हित की बात कर रहा है या फिर सियासत की बात कर रहा है? देखिए, इसमें दोनों बातें हैं जी। किसानों के सम्मान की भी रक्षा हुई है जी, और उससे भी ज्यादा चुनावों में वोट खो जाने का डर भी दूर हुआ है। लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता जी कि किसान लोग भाजपा को वोट देने के लिए आसानी से तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक माहौल ऐसा जरूर बन जाएगा इस घोषणा से कि जो सरकार के विरोध में प्रदर्शन, जुलूस, धरने वगैरह होते थे वो नहीं होंगे। यानी कुल मिला के ये जो फैसला लिया गया है वो कोई किसानों के डर से नहीं लिया गया है, वो इस डर से लिया गया है कि अगर अगले 4-5 चुनावों में जो कुछ ही महीनों में होने वाले हैं भाजपा को टक्कर लग गई तो भाजपा को 2024 में बड़ी भारी मुसीबत देखना पड़ेगी। उससे बचने के लिए ये फैसला किया गया है। लेकिन इसमें फायदा बीजेपी को बहुत होने की संभावना है। वो संभावना क्या है? वो ये कि मैं ये मानता हूँ कि पिछले 7 साल में कई बड़े बड़े फैसले लिए गए, उन फैसलों में आगा पीछा कभी विचार नहीं किया गया। जैसे नोटबंदी का फैसला, बिल्कुल। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, मैं उसको सर्जिकल स्ट्राइक कहता हूँ। और आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, उसके कुछ ही दिनों बाद भूमि अधिग्रहण का एक फैसला घोषित हो गया था, कानून बना दिया था। तो इस तरह के कई कानून बना दिए गए। और आप देखिए गलवान घाटी में कौन सा संघर्ष हुआ था। सरकार ने स्वयं, नरेंद्र मोदी ने कहा अपने संभाषण में, अपने राष्ट्र के नाम संदेश में, कि चीन ने हमारी एक भी इंच जमीन नहीं हड़पी। अरे फिर झगड़ा किस बात के लिए? ये नौकरशाहों के कहने से सरकार चलाना और लोगों से सीधे संपर्क नहीं करना, विशेषज्ञों से कभी बात नहीं करना, जनता दरबार नहीं लगाना, पार्टी में भी खुलेआम बहस नहीं होना, कैबिनेट में भी कभी किसी मुद्दे पर जम के बहस हो, ऐसा हमने तो सुना नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला नरेंद्र भाई ने किया है इसका सबको स्वागत करना चाहिए। ये पूरे देश के लिए हितकारी है, भाजपा के लिए हितकारी है, सरकार के लिए हितकारी है। और पता है जैसे शब्दों का प्रयोग किया है नरेंद्र मोदी ने, कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता है कि नरेंद्र मोदी ये कहेंगे कि मैं क्षमा मांगता हूं, नरेंद्र मोदी ये कहेंगे कि हम लोगों को समझा नहीं सकते। ये सब बातें इस बात की सूचना दे रही हैं कि नरेंद्र भाई की सरकार, जिसको कि सब लोग ये मानते थे कि बहुत ही अहंकार ग्रस्त सरकार है, अब उसमें बुनियादी परिवर्तन होने लगा है। अगर ऐसा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर 2024 में भाजपा को कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 22 के लिए अभी ज्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता। लेकिन आती हूँ सर आपके पास वापस, ये टाइमिंग जो है वो 2024 के लिए फायदेमंद हो सकती है। अरविंद जी, क्या लग रहा है? एक मुद्दा था, बार बार किसानों के हित की बात थी, किसानों को लेकर घेरने की बात थी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि एक ही झटके में ये मुद्दा छीन लिया गया विपक्ष से? देखिए नाजनीन जी, जैसा अभी आदरणीय वैदिक जी ने बड़ा विस्तार पूर्वक नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का चरित्र का विश्लेषण किया है, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि जीता किसान हारा अभिमान। गांधी जी के देश में आज एक बार फिर गोडसे की विचारधारा को मानने वालों की हार हुई
और सत्याग्रह और किसानों के संघर्ष की जीत हुई। इससे पहले भी राहुल गांधी जी के संघर्ष के आगे, जैसे आदरणीय वैदिक जी ने अभी कोट किया कि भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लेना पड़ा नरेंद्र मोदी जी को, घुटने टेकने पड़े, जो उन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों के समर्थन में या उनको फायदा पहुंचाने की दृष्टि से किया था। आज आप देखिए कि आज तक मैं समझता हूं कि देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनमें सबसे अविश्वसनीयता की छवि अगर किसी की बनी है तो वो नरेंद्र मोदी जी की बनी है। आदरणीय वैदिक जी ने चीन का कोट किया, मैं चीन के उसमें थोड़ा और आगे ले जाऊंगा कि नरेंद्र मोदी जी के इस स्टेटमेंट को कि चाइना ने हमारी जमीन को 1 इंच भी नहीं दबाया, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन ने ले जाके अपने आप को डिफेंड किया। जब भारत ने उस संयुक्त राष्ट्र संघ में उस चीज को उठाया जाके, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की अदूरदर्शिता के कारण देश को नुकसान उठाना पड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ में। पहली चीज आप देखिए कि आज मोदी जी कह रहे हैं, स्वयं टीवी पे आके ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि भाई तीनों कानून वापस लेते हैं, परंतु उनकी अविश्वसनीयता का प्रमाण देखिए कि किसान फिर भी नहीं मान रहे। किसान कह रहे हैं कि भैया नहीं, आप पहले या तो अध्यादेश लेके आइए या संसद के सत्र में आप कानून वापस लीजिए। तो ये देश के प्रधानमंत्री की उसी के देश में अब आप आदरणीय तिवारी जी इतने बुजुर्ग हैं, आज भी आंदोलन जीवी कह के कोट कर रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों ने इस आंदोलन में 700 लोगों को, अपने साथियों को खोया, लगभग अपने घर परिवार छोड़ के 14-16 महीने से लगातार सर्दी गर्मी बरसात को झेलते रहे। उनको क्या क्या नई उपाधियां दी गई इस देश में, कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी आतंकवादी कहा गया। आंदोलन कांग्रेस को लेकर जैसा कि कहा जा रहा है, जी बोलिए। योगेंद्र यादव किसानों के प्रतिनिधि है। योगेंद्र यादव जैसे नेताओं को आंदोलन जीवी न कहूं तो क्या कहूं। वैक्सीन के खिलाफ 150 अभिलेख लिखे गए, वैक्सीन के खिलाफ। मेरी बात सुनिए तिवारी जी, क्या कहूं। किसान क्यों नहीं किसानों ने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को साथ में लेके संयुक्त मोर्चा ने खड़ा किया। आपकी किसान संघ के शिव कुमार कक्का जी भी तो उनके साथ थे। शिव कुमार कक्का जी के बारे में क्या कहेंगे आप? शिव कुमार कक्का जी भी तो कांग्रेस की तरफ से किसी का नाम ले सकते हैं? कांग्रेस का क्या रोल रहा या आगे आप क्या लगता है आपको कि आगामी चुनावों को लेकर अब किसानों के हित की बात अगर आप कर रहे हैं, आपको कोई फायदा मिल सकता है? आपको लग रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि चुनाव में आप नहीं जाएंगे, किसानों का मुद्दा था, आप बार बार घेर रहे थे, लेकिन अब ये मुद्दा जो है इसके आने के बाद बीजेपी भले बैकफुट पर दिख रही है, लेकिन कांग्रेस क्या फ्रंट फुट पर खेल पाएगी? देखिए नाजरीन जी, वोटों की राजनीति सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। उपचुनाव में और लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में हिमाचल में और देश के दूसरे हिस्सों में नरेंद्र मोदी को हार का मुंह देखना पड़ा और नरेंद्र मोदी के सांसद और मंत्री घुस नहीं पा रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक। इस डर की वजह से इन्होंने ये कानून वापस लिया है, कोई किसानों के हित के लिए नहीं लिया। इस सरकार में आदरणीय तिवारी जी अभी बोल रहे थे कि 17-18 बार बैठक की। संयुक्त किसान मोर्चा एक ही तो मांग कर रहा था कि भाई जो निर्णय लेने वाले लोग हैं इस सरकार में उनके साथ बैठक करो ना। अगर ये क्या नरेंद्र सिंह तोमर जी, पीयूष गोयल जी बात यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा से करते हैं और पर्दे के पीछे जाके अमित शाह और नरेंद्र मोदी को रिपोर्टिंग करते हैं कि साहब उन्होंने ये बोल दिया, अब हम आगे कौन सी लाइन बोले। तो ऐसे लोगों के साथ इस आंदोलन का नतीजा निकलना था क्या? नहीं निकलना था। लेकिन आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस की क्या लाइन होगी सर? ये भी हम समझना चाहते हैं कि आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस की क्या लाइन होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा कमजोर वर्ग के साथ खड़ी है। कोई भी अत्याचार सरकार करेगी उसके साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। आप इसका पिछले समय का आप उदाहरण, अनेकों उदाहरण है, चाहे लखीमपुर खीरी से लेके कई उदाहरण है, आप कन्नौज तक की, सब में कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला के प्रताड़ित व्यक्तियों के साथ खड़ी रही है। और आज संसद के अंदर से लेके बाहर तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो विपक्ष ने एकजुटता किसानों के पक्ष में दिखाई, उसी का परिणाम है कि आने वाले सत्र से पहले नरेंद्र मोदी जी को यह एहसास हो गया था कि आने वाले लोकसभा सत्र में फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी सदन के अंदर। इसलिए उन्होंने उस डर से भी इस कानून को वापस लेने के लिए
अपने आप को ठीक है तिवारी जी, डर की वजह से वापसी हुई है इस कानून की। साफ तौर पर अजीत जी बार बार यही बात दोहरा रहे हैं, चाहे वो वोटों का डर हो, चाहे वो विपक्ष का डर हो, विपक्ष ने जितनी मजबूती के साथ किसानों का साथ दिया इसका डर हो। क्या लगता है वाकई ये डर ही रहा? नहीं, आपने बिल्कुल कोई डर नहीं है। अभी आदरणीय वैदिक जी की बातों को तोड़ मरोड़ करके इन्होंने जबरन कहा है। वैदिक जी ने स्पष्ट कहा है कि कहीं न कहीं ये प्रधानमंत्री जी ने निर्णय वापस ले करके और देश के लोगों से क्षमा मांग करके अपना बड़प्पन दिखाया है और इसका लाभ भविष्य में भाजपा को मिलने वाला है। अभी मैं कांग्रेस के मित्र मेरे जो बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, देखिए एक सेकंड, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को रिपोर्टिंग कर रहे थे। नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट के मिनिस्टर हैं मोदी जी के, वो किसको रिपोर्ट करते? राहुल गांधी को। और इसलिए कुछ तो भी बोलना। अमित शाह कौन है? आपका देश में अमित शाह कौन है? भाई आपने बोला है, मुझे बोल जो नरेंद्र सिंह तोमर जी भी है। मत करो बीच में, आप बेटर नहीं। अमित शाह कौन है? हु इज अमित शाह? अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के नेता, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर जी गृह मंत्री है। उनका मंत्री उन्हें रिपोर्टिंग नहीं करेगा, मुख्यमंत्रियों की तिवारी जी, राहुल गांधी को तिवारी जी, आपने हैसियत युवराज सिंह की और योगी की क्या हैसियत है? नरेंद्र मोदी उनके कैमरे थोड़ा सा अजीब सवाल है। आप रुक जाइए थोड़ा, मैं वैदिक सर से समझ लेती हूँ, वो भी आपकी बात पर प्रतिक्रिया देंगे अगर उन्हें लगेगा कि आपका सवाल जायज है। मुझे दीजिए, जी आधा सेकंड मुझे दीजिए। बोलिए बोलिए। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि कहीं भी अत्याचार होगा तो हम, अरे भैया तुमने 50 साल अत्याचार किए, इसलिए तो देश की जनता ने तुम्हें खारिज किया। तुम कह रहे हो कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, तुम लेटे हुए हो, पूरे देश के मतदाताओं ने तुम्हें धकिया दिया है, तुम्हारे कंधे कहाँ बचे हैं? चलिए ठीक है तिवारी साहब, कोई बात करने का कोई अर्थ नहीं। ठीक है तिवारी साहब, वापस आते हैं। लेकिन क्या वैदिक सर ये माना जाए कि कृषि कानून की वापसी के साथ एक साथ कई जो निशाने वो साध लिए हैं मोदी सरकार ने, चाहे आगामी 5 राज्यों के हम चुनावों की बात करें या फिर जिस तरीके से पंजाब की बात करें जहां पर बीजेपी अब आगे मजबूत स्थिति में दिख सकती है, अपनी जमीन को मजबूत कर सकती है। पिछले दिनों जैसा कि अमरिंदर जी उनका स्टेटमेंट था, कृषि कानूनों को लेकर अगर बात बनती है तो वो बीजेपी के साथ जाने से गुरेज नहीं कर रहे थे। आज भी उन्होंने इस बात को कोट किया है। तो पंजाब के साथ साथ अलग अलग राज्यों में बीजेपी एक बार फिर से खुद को मजबूत कर पाएगी, ये भी इसमें दिख रहा है। ये कहना जरा अभी मुश्किल है कि इन कानूनों की वापसी से बीजेपी को मजबूती मिलेगी, लेकिन एक बात तय है जी कि इन कानूनों की वापसी जो हमारी सरकार का मूल चरित्र है उसमें जरूर कुछ न कुछ बदलाव लाएगी। जिस तरह के शब्द नरेंद्र भाई ने प्रयोग किए हैं जी। मैं नहीं समझता हूं कि आज तक कभी चीनी हमले के बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी किए हों या आपातकाल के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी किए हों या राम मंदिर के गिरने के, माफ कीजिए, मस्जिद के गिरने के बाद अयोध्या में नरसिंह राव जी ने भी किए हों या करगिल युद्ध के बाद अटल जी ने भी किए हों। इस मायने में नरेंद्र मोदी ने अपूर्व काम किया है और इस परंपरा को अगर वो चलाते रहे और हर मुद्दे पर विशेषज्ञों से सलाह करते रहे। मैंने पहले दिन कहा था कि किसान नेताओं से, किसानों से सरकार सलाह करती, नरेंद्र तोमर ये काम करते तो ये सब नौबत आती ही नहीं कि हमारे 800 लोग, किसान लोग, गरीब लोग मारे जाते, बलिदान होता उनका। ये सरकार की जो शैली है काम करने की, उसके बदलने का ये एक शीर्षासन जरूर किया है नरेंद्र भाई ने, लेकिन ये शुभ है। ये शीर्षासन धमनियों में जहाँ खून नहीं पहुंचता था वहां भी दौड़ा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार को बड़ा बल मिलेगा, एक सच्चा लोकतांत्रिक चरित्र बनेगा कि आप देखिए इंदिरा गांधी से शक्तिशाली प्रधानमंत्री तो कोई हुआ नहीं। मैंने स्वयं कई उनके दरबारों में जाकर उनको खरी खरी बातें कही और वो प्रेम से सुनती थी और उसके बाद उस पर अमल करती थी। यानी पिछले कई प्रधानमंत्रियों के साथ मैंने काम किया है और मैंने अनुभव किया है कि वो छोटा सा भी कोई फैसला करते थे तो विशेषज्ञों को बुला के, विरोधी पार्टियों के नेताओं को घर बुला के, और अगर उनको नहीं बुलाना होता तो अपने सीनियर मोस्ट ऑफिसर को उनके घर भेजकर
उनसे सलाह मशवरा करते थे कि भाई इसको कैसे करें, क्योंकि हम अपनी दुकान थोड़ी चला रहे हैं, हम तो देश का काम कर रहे हैं। जो सत्ता में है उसको देश का काम करना है। तो और जो विरोधी लोग हैं वो सब देशद्रोही थोड़ी है भाई, वो भी तो सरकार के फैसले को लेकर अपनी बात रखी। सरकार की कार्यशैली बदलेगी। जी जी, कांग्रेस को भी आपको लग रहा है कि कार्यशैली बदलने की जरूरत है? विपक्ष के नाते मजबूत स्थिति में आकर सामना करने के लिए उनको भी अपनी शैली को बदलना होगा। देखिए, कांग्रेस के बारे में तो मुझे बहुत हार्दिक दुख है। ये दुनिया की एक महान पार्टी है और इसमें जैसे महान नेता हुए हैं शायद भारत में ही क्या दुनिया की किसी पार्टी में नहीं हुए हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी कहाँ रह गई है? पार्टी है, ये पार्टी है क्या? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई और कांग्रेस का ही चरित्र दूसरी सारी पार्टियों में आ गया है। सारी प्रांतीय पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। जो लोगों ने पूरा जीवन कई पीढ़ियां कांग्रेस के लिए बलिदान कर दी, वो लोग इतने दुखी हैं। सब मुझसे बात करते हैं, मुझे कहते हैं, लेकिन हम क्या करें? हम तो रोज लिख देते हैं टीवी चैनल्स पे। आप पूछती हैं, आप जैसे लोग, तो हम साफ साफ बात भी कह देते हैं। हमको कोई कांग्रेस से दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल, सब मेरे दोस्त हैं कांग्रेस के सारे नेता। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि पार्टी में खुलापन नहीं है, एक बंदिश कायम हो गई और उसका अनुकरण दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। ये एक देखिए आनंद की बात कि कांग्रेस जैसा बर्ताव करती है अपने लोगों के साथ, बिल्कुल वैसा ही और उससे भी बुरा बर्ताव अब हमारी दूसरी पार्टियां भी करने लगी हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय लोकतंत्र। चलिए, लेकिन किसानों का सौभाग्य बदलेगा, देश का सौभाग्य उज्जवल होगा, ऐसी कामना करते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन अब देखना होगा कि टाइमिंग के साथ जो मास्टर स्ट्रोक चला गया है उसका क्या असर आने वाले चुनावों में दिखेगा। क्या यूपी से गुजरने वाली सियासत दिल्ली तक जो पहुंचाएगी उसमें बीजेपी करामात दिखा पाएगी या कांग्रेस किसी नए मुद्दे के साथ आक्रामक होकर बीजेपी को पटखनी दे पाएगी? फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।